सबके ध्यान में गहरे काले रंग का संभावित पत्थर ऐसे भिन भिनाने लगा, मानो उसमें से कोई रोशनी निकलने वाली हो। हालांकि कुछ ही पलों के बाद संभावित पत्थर अपनी शांत अवस्था में लौट आया। फिर से सम्राट लाइट भी चालू नहीं हुई। उस पल पूरी जगह सन्नाटा छा गया और किसी ने कोई आवाज नहीं की। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के अंदर एक पल के सदमे के बाद हुआंग क्यू परिणाम पर हंसा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक और मजाकिया भाव दिखाई दिया। है, तुमने फिर भी हार नहीं मानी और परिणाम जानने के बाद अपनी किस्मत आजमाना चाहा। अगर तुम अपंग बनना चाहते हो तो भगवान भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने से नहीं बच सकते। वेई हाओ और वांग रूलिंग ने किन नान को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। पहले वे अभी भी उसकी पृष्ठभूमि से भयभीत थे। हालांकि चूंकि किन नान असली कचरा बनने वाला था, इसलिए उस पर अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। हुआंग लोंग और उसके समूह के लिए उनके दिलों में निराशा की भावना उभरी जब उन्होंने अपना सिर घुमाया। वे किन नान को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते थे। किन नान ने केवल 3 महीने के समय में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के भीतर सभी को अपना नाम बता दिया था। किन नान अनगिनत विरोधियों का सामना करते हुए और अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ते हुए चमत्कार करते रहे और स्थिति को पलटने में कामयाब रहे। ऐसे व्यक्ति ने लंबे समय से उनका सम्मान अर्जित किया था, लेकिन वास्तविकता की क्रूरता के कारण वो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। वो अपंग बनने वाला था। इस बीच शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर सन्नाटा छा गया। वेई हाओ, हुआंग क्यू और हुआंग रूलिंग के विपरीत ये दुष्ट साधक किन नान को देखकर एक अवर्णनीय उदासी से भर गए एक अत्यधिक सम्मानित शिष्य इतनी जल्दी अपंग बन जाएगा। थोड़े बड़े दुष्ट साधकों में से कई ने आह भरी। क्या मतलब है? आह? तो ये अपमान में जीने से महिमा में मरना बेहतर है ना? हाँ, भले ही वो मार्शल सम्राट बनने में असमर्थ हो, लेकिन जियांटियन क्षेत्र के शिखर को प्राप्त करने से वो लुओहे साम्राज्य के भीतर 10 लाख से अधिक साधकों से भी ऊपर हो जाता। दया, कितनी दया! ओह! एल्डर फैंगलिन और अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के एल्डर जिन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने की योजना बनाई थी, इन दुष्ट साधकों की बातें सुनने के बाद अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। अगर वे इस समय किन नान का मजाक उड़ाते तो वे निश्चित रूप से भीड़ के विरोधी बन जाते और उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाते। चूंकि किन नान एक अपंग के रूप में समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भविष्य में अनगिनत लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उस पर हंसेंगे। लेकिन किन नान को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जानने के बाद, जिसने कभी असंभव को प्राप्त किया था, ये जानकर कि वो अपंग बनने वाला था, झांग ताई के मन में उसके प्रति जो नफरत थी वो गायब हो गई। एक अपंग से परेशान होने का क्या मतलब है? व्यापार गठबंधन की पालकी में सफेद शर्ट वाली महिला की आंखों में निराशा दिखी जब उसने कहा, मैंने हमेशा किन नान के आत्मविश्वास की प्रशंसा की है और कैसे उसने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। कौन सोच सकता था कि वो परिणाम जानने के बाद अपनी साधना और अपने जीवन को दांव पर लगा देगा। कोई कह सकता है कि बेईमानी से जीने से बेहतर है कि महिमा में मर जाए, लेकिन ये सिर्फ एक जिद्दी अभिमानी कृत्य है। एक बार जब किन नान को एहसास हुआ कि वो मार्शल सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने में असमर्थ होगा, तो वो पूरी तरह से पागल हो गया। उसने कई बार फिर से कोशिश की, क्योंकि वो परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। ये कहना पर्याप्त है कि वो अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। ओह! सफेद शर्ट वाली महिला की आंखें शांत हो गई और वो खुद से बुदबुदाने लगी। उसकी नजर में हुआंग क्यू और वेई हाओ जैसे सुपर जीनियस भी प्रशंसा के पात्र नहीं थे। वो किन नान की प्रशंसा उसके महान व्यक्तित्व के कारण करती थी। इसका प्रतिभा या साधना से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि किन नान अन्य साधकों से अलग नहीं था। इस बीच
मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत पर बूढ़े आदमी ने अपने विचार एकत्र किए। उसने एक भावशून्य चेहरे के साथ गतिहीन संभावित पत्थर पर नजर डाली और ठंडी आंखों से बोला, तुमने कहा था कि तुम अपने अंगों को अपंग कर दोगे और अपनी नसों और डेंटिन को अभी नष्ट कर दोगे। चूंकि तुमने नियम तोड़े हैं, इसलिए मैं खुद ऐसा करूंगा और तुम्हें अपंग बना दूंगा। उसके शब्दों का पालन करते हुए बूढ़े आदमी ने तुरंत हमला किया, किन्नान की ओर एक अविश्वसनीय निर्दयी बल उत्सर्जित किया। इसके बावजूद इस क्षण भी किन्नान ने अपनी स्थिति खोने का कोई संकेत नहीं दिखाया और उसकी आंखें संभावित पत्थर पर दृढ़ता से घूरती रही। इस समय किन्नान के विचार तेजी से चलने लगे। तार्किक रूप से कहें तो यह असंभव है कि मैं, जिसके पास दिव्य युद्ध आत्मा है, मार्शल सम्राट क्षेत्र को प्राप्त न कर सकूं। यह संभावित पत्थर किसी की प्रतिभा और भाग्य के आधार पर उसकी भविष्य की उपलब्धि की भविष्यवाणी करता है। चूंकि मैं ओल्ड शान के साथ करीब हूं, जबकि राजकुमारी मियाओ मियाओ द्वारा अनुरक्षित हूं, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊं। केवल इतना ही नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मैं मार्शल सम्राट दायरे तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। मार्शल सम्राट दायरे से आगे निकल जाऊंगा और मार्शल पूर्वज दायरे को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन यह संभावित पत्थर क्यों मानता है कि मैं मार्शल सम्राट दायरे से आगे नहीं निकल पाऊंगा? क्या यह हो सकता है कि दिव्य युद्ध आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इस संभावित पत्थर द्वारा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने अपनी मार्शल स्किल प्रतिभा का परीक्षण किया तो महासागर क्रिसेंट बोल्डर और वायलेट महासागर फुल मून बोल्डर ने मेरी प्रतिभा को प्रकट किया, लेकिन वे टुकड़ों में बिखर गए क्योंकि वे ये परीक्षण करने में विफल रहे कि दिव्य युद्ध आत्मा कितनी शक्तिशाली है। यदि संभावित पत्थर मेरे भविष्य की भविष्यवाणी करने में विफल रहता है तो ये भी फट जाएगा। यहां तक कि जब किन्नान की जान दांव पर लगी थी, तब भी उसकी सांस सामान्य रही, पूरी तरह से अप्रभावित। वास्तव में जब उसने लगातार 6 बार परीक्षण लिया तो उसने अपना दिमाग नहीं खोया, जैसा कि सभी ने व्याख्या की थी। बार बार परीक्षण करते हुए, वो समस्या का पता लगाने की कोशिश करते हुए एक ही प्रश्न पर विचार करता रहा। उस पल किन्नान के दिल में खतरे की एक मजबूत भावना उभरी, मानो मौत उस पर उतर आई हो। खतरे का स्रोत बूढ़ा आदमी था। किन्नान ने अपने खतरे की भावना को नजरअंदाज कर दिया और आज हुई घटनाओं की श्रृंखला को याद किया। उसका मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में प्रवेश करना, बूढ़े आदमी का प्रवेश, संभावित पत्थर का खुलासा, परीक्षण की शुरुआत। अचानक बिजली की एक चमक किन्नान के विचारों पर छा गई और उसकी आंखें जबरदस्त रूप से चमक उठीं। संभावित पत्थर का यह टुकड़ा केवल एक सजावट है, पत्थर का एक साधारण टुकड़ा। इसमें किसी की भविष्य की उपलब्धि की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है। किसी की भविष्य की उपलब्धि की भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। एक व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धि उसके निर्णयों, उसकी इच्छा, उसके भाग्य और बहुत कुछ पर निर्भर करती है। मजाक? क्या मजाक है? इससे पहले मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट में मैंने सीनियर सिस्टर ली होंग द्वारा दिए गए व्याख्यान को सुना था। इसने मेरी आंखें खोल दी और मुझे सिखाया कि महाद्वीप ऊपरी और निचले डिवीजन में विभाजित है और मार्शल भगवान का अस्तित्व है। उस समय मेरा मार्शल हार्ट, मेरी महत्वाकांक्षा न केवल शीर्ष पर एक विशेषज्ञ बनने की थी, बल्कि एक मिथक, एक किंवदंती बनने की थी जिसे हर कोई जानता है, एक किंवदंती जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। मेरी महत्वाकांक्षा अभी भी है और मेरा मार्शल हार्ट अभी भी जीवित है, जो मुझे असीमित क्षमता दे रहा है। संभावित पत्थर मेरा भविष्य कैसे तय कर सकता है? उस पल किन्नान ने एक भयानक दहाड़ लगाई। उसके सामने संभावित पत्थर अचानक जोरदार तरीके से कंपन करने लगा और एक तेज रोशनी आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन की तरह चमक उठी। प्रकाश की किरण सुनहरी और अविश्वसनीय रूप से उज्जवल थी।
ऐसा लगा जैसे प्रकाश के भीतर 10 से अधिक प्राचीन ड्रैगन थे, जिन्होंने अपने सिर उठाए और एक धमाकेदार दहाड़ लगाई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और वो अपने हमले के बीच में अकड़ गया हो। बूढ़ा व्यक्ति, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में मौजूद प्रतिभाशाली लोग और शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर बैठे दुष्ट साधक और बुजुर्ग सभी उस पल हैरान रह गए। क्या हो रहा है? संभावित पत्थर इतनी शक्तिशाली रोशनी क्यों उत्सर्जित कर रहा है? एक भी व्यक्ति के विचार उनके सामने के दृश्य को समझा नहीं सकते थे। 10 सांसों के समय में बूढ़ा व्यक्ति आखिरकार ठीक हो गया। उसकी आंखें संभावित पत्थर पर चमक उठीं और उसने गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा, यह कैसे संभव है? पिछले 6 बार में कुछ भी नहीं हुआ। संभावित पत्थर ने 7वीं बार डोमिनेटर लाइट उत्सर्जित करते हुए प्रतिक्रिया क्यों की? बूढ़े आदमी की आवाज ने मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों और ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद भीड़ के चेहरों पर आश्चर्य भर दिया। क्या हो रहा है? यह स्पष्ट था कि पिछले 6 बार में संभावित पत्थर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की थी। किन्नान ने 7वीं बार में डोमिनेटर लाइट को कैसे ट्रिगर किया? क्या इसका मतलब यह है कि किन्नान की भविष्य की उपलब्धि वेई हाओ से आगे निकल जाएगी और वो मार्शल डोमिनेटर दायरे का विशेषज्ञ बन जाएगा? इस बीच बूढ़े आदमी के सवाल का सामना करते हुए किन्नान के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी। उसने अपनी मुट्ठियां एक साथ लाई और कहा, बड़े, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि संभावित पत्थर झूठ नहीं बोलता है। मैंने अब डोमिनेटर लाइट को ट्रिगर कर दिया है, जो इंगित करता है कि मैं भविष्य में मार्शल डोमिनेटर दायरे तक पहुंचने में सक्षम हूं। क्या इसका मतलब है कि मैंने परीक्षण का पहला दौर जीत लिया है? बूढ़ा आदमी दंग रह गया। उसने किन्नान की ओर उलझन भरे भाव से देखा और फिर नरम लहजे में कहा, हालांकि मुझे ठीक से नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन तुम सही हो। चूंकि तुमने डोमिनेटर लाइट को ट्रिगर किया है, दूसरों को पछाड़ते हुए तुम पहले राउंड के विजेता हो। किन्नान ने फिर से अपनी मुट्ठियां एक साथ करके शांत भाव से कहा, मानो राउंड में प्रथम आना कोई गर्व की बात नहीं थी। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों और ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद दुष्ट साधकों की भीड़ को अपने भीतर बेतुकेपन का एहसास हुआ। अभी कुछ ही पल पहले किन्नान एक हीन व्यक्ति था जो सम्राट लाइट को भी ट्रिगर नहीं कर सकता था। पलक झपकते ही वो डोमिनेटर लाइट को ट्रिगर करने में सक्षम हो गया था, जिससे वो राउंड में प्रथम स्थान पर आ गया। यहां तक कि वेई हाओ और हुआंग क्यू, जिनके पास 10वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, भी उसके सामने बेमेल थे। क्या यह बदलाव होने के लिए बहुत तेज नहीं है? असंभव। उस पल हुआंग क्यू ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सिर्फ 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक के मार्शल स्पिरिट बदमाश हो। तुम डोमिनेटर लाइट को कैसे ट्रिगर कर सकते हो? तुमने संभावित पत्थर को हेरफेर करने के लिए कुछ चाल का इस्तेमाल किया होगा। अगर वेई हाओ राउंड में पहले स्थान पर आते तो हुआंग क्यू को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपनी हार स्वीकार कर सकता था। लेकिन अब सिर्फ 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक के मार्शल स्पिरिट के साथ किन्नान ने अचानक से स्थिति बदल दी और डोमिनेटर लाइट को ट्रिगर कर दिया, जिससे संकेत मिलता है कि उसके पास भविष्य में मार्शल डोमिनेटर दायरे को प्राप्त करने का मौका था। वो इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? सिर्फ हुआंग क्यू ने ही ऐसा महसूस नहीं किया। वेई हाओ की आंखों से एक बर्फीली आभा निकली, जिसकी आवाज जानलेवा हो गई, जैसे कि वो नरक से आई हो। बेवकूफी भरी, ये बेतुकी बात है। हर कोई जानता है कि ये असंभव है। मार्शल डोमिनेटर दायरे को प्राप्त करने के लिए 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक के मार्शल स्पिरिट का होना अनिवार्य है। आपके पास सच को स्वीकार करने का मौका है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि हुआंग क्यू के शब्द सवालिया थे, वेई हाओ ने इसके बजाय हिंसा का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वेई हाओ की राय में अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में उनकी स्थिति और 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट
और अविश्वसनीय मार्शल स्किल टैलेंट ही वे कारण थे जो उन्हें भविष्य में मार्शल डोमिनेटर दायरे को प्राप्त करने में सक्षम बना सकते थे। केवल 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट के साथ किन नान के लिए बेहतर भविष्य की उपलब्धि कैसे संभव थी? वेई हाओ ने मान लिया कि एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि किन नान ने कुछ अज्ञात तरीकों से संभावित पत्थर में हेरफेर किया था। यदि नहीं, तो संभावित पत्थर ने पिछले 6 परीक्षणों में प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? हुआंग क्यू और वेई हाओ के शब्दों को सुनने के बाद बाकी प्रतिभाशाली लोगों और शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर मौजूद सभी लोगों ने सहज रूप से अपना सिर हिलाया। सभी को यह विश्वास करना मुश्किल था कि किन नान भविष्य में मार्शल डोमिनेटर दायरे तक पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कैंगलान महाद्वीप में केवल 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले लोगों के पास मार्शल डोमिनेटर दायरे के विशेषज्ञ बनने का थोड़ा मौका था। ये कैंगलान महाद्वीप के नियम थे, नियम जो प्राचीन काल से मौजूद है। किन नान ने हुआंग क्यू और वेई हाओ की ओर देखा। वो अचानक हंसा और बोला, तुम दोनों सही हो। मैं वास्तव में मार्शल डोमिनेटर दायरे का विशेषज्ञ नहीं बनूंगा। हुआंग क्यू, वेई हाओ, अन्य प्रतिभाशाली लोग और ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद भीड़ दंग रह गई। क्या किन नान ने स्वीकार किया कि वो इतनी आसानी से धोखा दे रहा है? तब किन नान का स्वर तुरंत बदल गया और एक शक्तिशाली आभा के साथ उसने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी उपलब्धि मार्शल डोमिनेटर दायरे में नहीं रुकेगी। किन नान के शब्दों के साथ संभावित पत्थर एक बार फिर जोरदार तरीके से कंपन करने लगा। सुनहरी रोशनी तुरंत एक काली रोशनी में बदल गई, जो ऐसा महसूस कराती थी कि वो नरक से आई है, एक शुद्ध काली रोशनी जो किसी भी रंग को निगल सकती थी। काली रोशनी के भीतर एक अतार्किक दमनकारी आभा इकट्ठी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जीत सकती है। यहां तक कि एक मार्शल डोमिनेटर साधक भी उसके सामने चींटी जैसा लग रहा था। काले रंग की रोशनी, महामहिम प्रकाश। संभावित पत्थर की भविष्यवाणी के अनुसार किन नान के पास भविष्य में मार्शल महामहिम क्षेत्र तक पहुंचने का मौका था। ये है, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें चौड़ी करके और चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव के साथ देखा। पहले के तिरस्कारपूर्ण हुआंग क्यू और वेई हाओ दोनों की आंखें चौड़ी थी। उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा विस्फोट उन्हें सोचने की क्षमता से वंचित कर रहा था। जहां तक मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में अन्य प्रतिभाओं और ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद भीड़ का सवाल है, वे सभी इस चौंका देने वाले दृश्य को देखकर पूरी तरह से हैरान थे। एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। ये कैसे संभव है? किन नान ने महामहिम प्रकाश को सक्रिय कर दिया था। क्या इसका मतलब यह है कि वो भविष्य में पौराणिक मार्शल महामहिम क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम है? राउंड की शुरुआत में आप तीनों, वेई हाओ, हुआंग क्यू और वांग रूलिंग, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब असली कूड़ा कौन है? असली कचरा कौन है? किन नान ने चौंकी हुई भीड़ को देखा और धीमी गति से बोला, आप सभी के साथ ईमानदारी से कहूं तो मार्शल हाइनेस दायरे को प्राप्त करने में सक्षम होना गर्व की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे भविष्य का अंत नहीं होगा। उसके शब्दों के बाद काला काला संभावित पत्थर एक बार फिर जोरदार तरीके से कंपन करने लगा और भयानक काली रोशनी एक बार फिर बदल गई। पूरी भीड़ केवल काली रोशनी के बीच से एक शुद्ध पवित्र प्रकाश उत्सर्जित होते हुए देख सकती थी। ये काली रोशनी में घुस गया और इसे पूरी तरह से खा गया और इसे शुद्ध सफेद रोशनी में बदल दिया। प्रकाश पवित्र और शक्तिशाली था, जो हर चीज से बढ़कर था, मानो वो इस दुनिया का नहीं था। शुद्ध प्रकाश कोई और नहीं बल्कि पवित्र प्रकाश था। इसका मतलब था कि किन नान भविष्य में मार्शल पवित्र दायरे तक पहुंचने में सक्षम था। उस क्षण मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में मौजूद प्रतिभाशाली लोग और ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक खालीपन था। संभावित पत्थर द्वारा प्रदर्शित प्रकाश ने उनके ज्ञान और दुनिया के बारे में उनके विचारों पर एक भारी प्रहार किया। पवित्र प्रकाश, किन नान भविष्य में मार्शल पवित्र क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम है?
8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले साधक के लिए मार्शल पवित्र क्षेत्र तक पहुंचना कैसे संभव है? हर कोई जानता था कि मार्शल स्पिरिट का रैंक बेहद महत्वपूर्ण था। विशेषज्ञ बनने के लिए उच्च रैंक वाली मार्शल स्पिरिट का होना जरूरी था। उदाहरण के लिए 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाला साधक कभी भी मार्शल सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाला साधक कभी भी मार्शल डोमिनेटर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके मार्शल पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने की बहुत कम संभावना है। हर मार्शल आर्टिस्ट अपनी मार्शल स्पिरिट के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद करता है। अगर मार्शल स्पिरिट का रैंक काफी ऊंचा नहीं होता तो उच्च साधना आधार तक पहुंचना असंभव होता। हालांकि किन नान ने ऐसा किया था और 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ पवित्र प्रकाश को सक्रिय किया था। ये पहले दौर के प्रभारी बुजुर्ग ने भी इसे देखने के बाद एक अचंभित अभिव्यक्ति की, जो सदमे से जल्दी से उबरने में असमर्थ था। 10 सांसों के समय में ट्रेडिंग अलायंस की पालकी के अंदर सफेद शर्ट वाली महिला तेजी से खड़ी हो गई और उसकी आंखें झपक रही थी। क्या हो रहा है? वो मार्शल पवित्र क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता है? ऐसा कुछ असंभव है। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, किन नान ने मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत में बोलना जारी रखा। मुझे लगता है कि आप सभी ने इसे देखा होगा। ये पवित्र प्रकाश है, जिसका अर्थ है कि मैं मार्शल पवित्र क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हूं। किन नान ने शांति से कहा, कैंगलान महाद्वीप के नियमों के अनुसार मेरे लिए अपनी मार्शल आत्मा के साथ मार्शल पवित्र क्षेत्र तक पहुंचना असंभव है। इसके बावजूद मुझे आप लोगों को यह बताना होगा कि मेरी क्षमता यही नहीं रुकती। इसके बाद संभावित पत्थर एक बार फिर कंपन करने लगा और एक चौंकाने वाला बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित किया, जिसने शुद्ध पवित्र प्रकाश को निगल लिया। यह एक शक्तिशाली बैंगनी प्रकाश था, जो ऐसा महसूस कराता था कि यह प्राचीन काल से, दुनिया की शुरुआत से उत्पन्न हुआ था। इसमें एक अकल्पनीय दमनकारी आभा थी, जिसे मार्शल प्रोजेनिटर क्षेत्र की आभा के रूप में जाना जाता है। बैंगनी प्रकाश प्रोजेनिटर प्रकाश था। किन नान की भविष्य की उपलब्धि मार्शल प्रोजेनिटर दायरे तक पहुंचना होगी। उस पल मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत में बुजुर्ग और प्रतिभाशाली लोग अचंभित रह गए। शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर दुष्ट साधकों के चेहरे पर एक खाली भाव था और वे दंग रह गए। उन सभी को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और वही जम गई। मार्शल प्रोजेनिटर दायरा। किन नान भविष्य में मार्शल प्रोजेनिटर दायरे तक पहुंचने में सक्षम है? क्या आपको यकीन है कि यह कोई मजाक नहीं है? कैंगलान महाद्वीप में साधना के क्षेत्रों को बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र, जियांटियन क्षेत्र, मार्शल सम्राट क्षेत्र, मार्शल पूर्वज क्षेत्र, मार्शल डोमिनेटर क्षेत्र, मार्शल हाइनेस क्षेत्र, मार्शल पवित्र क्षेत्र, मार्शल प्रोजेनिटर क्षेत्र, मार्शल मोनार्क क्षेत्र और मार्शल गॉड क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। यदि किसी की साधना मार्शल प्रोजेनिटर क्षेत्र तक पहुंचती है, तो वो व्यक्ति पूरे कैंगलान महाद्वीप में एक शीर्ष विशेषज्ञ होगा। अब एकमात्र 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट साधक पूरे कैंगलान महाद्वीप में एक शीर्ष विशेषज्ञ साधक बनने का मौका पा सकता है। किन नान भीड़ को होने वाले सदमे से अनजान लग रहा था, क्योंकि वो शांत स्वर में बोलता रहा, प्रोजेनिटर लाइट, मेरा भविष्य मार्शल प्रोजेनिटर क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है ना? मार्शल प्रोजेनिटर क्षेत्र केवल शुरुआत है। इसके बाद संभावित पत्थर अब कंपन नहीं कर रहा था, बल्कि एक बहरा विस्फोट कर रहा था, जिससे भूकंप आ गया। संभावित पत्थर से एक भयानक लाल रोशनी उत्सर्जित हुई, जिससे अवर्णनीय दबाव की भावना पैदा हुई। यह दबाव सभी रचनाओं से ऊपर स्थित एक सम्राट की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। ऐसे दबाव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई बॉडी टेम्परिंग दायरे का है या मार्शल प्रोजेनिटर दायरे का। सब कुछ स्वर्ग
और पृथ्वी के बीच के अंतर की तरह एक छोटी सी चींटी की तरह लग रहा था। एक लाल रोशनी, सम्राट रोशनी। किन्नान की भविष्य की उपलब्धि पौराणिक मार्शल सम्राट दायरे तक पहुंचना था। उस पल हर प्रतिभाशाली और साधक अपना दिमाग खो बैठा। ऐसा लगा जैसे लाल रोशनी उनकी आत्माओं में चली गई हो और उन्हें एक अविस्मरणीय झटका दे गई हो। शब्द अब उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का वर्णन नहीं कर सकते थे। मार्शल सम्राट दायरा। 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले साधक ने मार्शल सम्राट दायरे को प्राप्त किया। क्या ये अभी भी कैंगलान महाद्वीप है? क्या ये अभी भी वह दुनिया है जो मार्शल स्पिरिट्स के रैंक पर सख्ती से जोर देती है? हालांकि उनके सामने का दृश्य, चकाचौंध करने वाली लाल रोशनी, मार्शल मोनार्क दायरे की आभा का भयानक दबाव उन्हें याद दिलाता रहा कि ये सच था। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के पहले दौर के बुजुर्ग ने अपनी आत्मा खो दी थी, क्योंकि वो सहज रूप से बुदबुदाया। मोनार्क लाइट, मार्शल मोनार्क दायरा। एक मार्शल मोनार्क दायरा साधक, एक असली मार्शल मोनार्क दायरा साधक। पूरे महाद्वीप की सर्वोच्च उपस्थिति। बुजुर्ग की नजर में यह दिन उसके जीवन के बाकी दिनों के लिए अविस्मरणीय होने वाला था। किन्नान की शांत आवाज अचानक उत्साहित हो गई जब उसने चिल्लाया, मार्शल मोनार्क दायरा? तो क्या मेरी उपलब्धि यहां कैसे रुक सकती है? मार्शल मोनार्क दायरा भी केवल शुरुआत है। चमकदार लाल रोशनी उत्सर्जित करने वाला संभावित पत्थर उसी क्षण फट गया और पूरे स्थान को 9 रंगों की रोशनी से भर दिया, जैसे कि एक विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ बदल दिया हो। 9 रंगों वाला प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश, मार्शल ईश्वरीय क्षेत्र। किन्नान की भावी उपलब्धि मार्शल ईश्वरीय क्षेत्र विशेषज्ञ बनना था। मार्शल ईश्वरीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण था? कैंगलान महाद्वीप में मार्शल ईश्वरीय क्षेत्र साधक केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था। ऐसे साधक को भगवान के रूप में संदर्भित किया जाता था, जिसकी जीवन प्रत्याशा सूर्य और चंद्रमा के समान होती थी। एक कभी न खत्म होने वाला जीवन। कैंगलान महाद्वीप के पूरे इतिहास में अनगिनत लोग, अनगिनत प्रतिभाएं और अनगिनत नायक थे, लेकिन केवल कुछ ही भगवान बन पाए। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के अंदर प्रतिभाओं को देखते ही किन्नान का उत्साह तेजी से गायब हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने कहा, मुझे लगता है कि आप सभी भ्रमित हैं। मेरे लिए 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ मार्शल ईश्वरीय क्षेत्र को प्राप्त करना कैसे संभव है? मैं आपको बताता हूं। यह संभव है कि मैं कभी भी मार्शल सम्राट दायरे तक नहीं पहुंच पाऊं, या मैं मार्शल गॉड दायरे का विशेषज्ञ बन जाऊं, या मार्शल गॉड दायरे से भी आगे निकल जाऊं। भविष्य संभावनाओं से भरा है। आपके शब्द, आपके कार्य या यहां तक कि एक छोटा सा विराम भी अनगिनत लोगों का भविष्य बदल सकता है। इसलिए भविष्य की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि भविष्य कैसा दिखता है। संभावित पत्थर मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन का अंतिम परीक्षण है, लेकिन ये किसी के भविष्य की भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। जैसे ही उसने 9 रंगों की रोशनी उत्सर्जित करने वाले संभावित पत्थर की ओर इशारा किया और मुस्कुराया, किन्नान ने शांति से कहा, मेरे भविष्य में असीमित संभावनाएं हैं। सभी की निगाहों के सामने संभावित पत्थर ने एक भनभनाहट की और फिर अपनी शांत अवस्था में लौट आया। एक भी हलचल नहीं देखी गई, कुछ भी असाधारण महसूस नहीं हुआ। 9 रंगों की रोशनी गायब हो गई थी और जगह अपनी शांत अवस्था में लौट आई थी। संभावित पत्थर सिर्फ एक साधारण पत्थर था। उस समय मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के अंदर के प्रतिभाशाली लोग और ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद दुष्ट साधक चुप थे। परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने देखा था कि कैसे किन्नान ने डोमिनेटर लाइट, हाइनेस लाइट, सेक्रेड लाइट, प्रोजेनिटर लाइट, मोनार्क लाइट और गॉड लाइट को सक्रिय किया था। अंत में पोटेंशियल स्टोन टुकड़ों में बिखर गया था, क्योंकि किन्नान ने भीड़ से कहा था कि यह केवल एक साधारण पत्थर था, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन द्वारा आयोजित एक परीक्षण।
एक पल की चुप्पी के बाद मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत के प्रभारी बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, पहले दौर के परीक्षक के रूप में मैंने पहली बार इस पोटेंशियल स्टोन को बहुत समय पहले देखा था और मैं कई सालों से इसकी जांच कर रहा हूं। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह केवल एक साधारण पत्थर होगा। हां, तुम सही हो। भविष्य में असीमित संभावनाएं हैं। कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि क्या होने वाला है? ये कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने प्रशंसा के भाव से किन नान की ओर देखा और कहा, अगर तुम नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं अभी भी सच्चाई नहीं जान पाऊंगा। किन नान ने अपनी मुट्ठियां एक साथ रखीं और कहा, बड़े, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे इतनी बार संभावित पत्थर को छूने की अनुमति दी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं इसके रहस्यों को नहीं समझ पाता। ठीक है, इसके बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और फिर एक गंभीर स्वर में घोषणा की, जिसने पूरे स्थान को भर दिया। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के परीक्षण का पहला दौर समाप्त हो गया है। विजेता किन नान है। जहां तक अन्य 9 प्रतिभागियों की बात है जो अगले दौर में आगे बढ़ सकते हैं, वे है वेई हाओ, हुआंग क्यू, हुआंग लोंग, वांग रूलिंग। उसके शब्दों को सुनकर प्रतिभाशाली लोगों ने आखिरकार अपने विचार एकत्र किए। हालांकि इस बार जो लोग दूसरे दौर में आगे बढ़ने में विफल रहे, उनके चेहरे पर निराशा के कोई संकेत नहीं दिखे, और जो सफल हुए उनके चेहरे पर खुशी के कोई संकेत नहीं दिखे। वास्तव में वे सभी इस दौर में हार गए थे। किन नान। वेई हाओ की नजर किन नान की आकृति पर पड़ी और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भर गए। वेई हाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि संभावित पत्थर सिर्फ एक साधारण पत्थर था। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि किन नान ने उससे उसका पहला स्थान छीन लिया है, वो रैंकिंग जो उसे लगता था कि उसकी है। हालांकि चूंकि वे अभी भी मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में थे, इसलिए वेई हाओ सिर्फ अपने जानलेवा इरादे को वापस ले सकता था और खुद का बदला लेने के लिए बेहतर मौके का इंतजार कर सकता था। संभावित पत्थर निश्चित रूप से एक साधारण पत्थर है। अगर ये नकली नहीं है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्शल गॉड दायरे को प्राप्त कर सकते हैं? क्या मजाक है। हुआंग क्यू को बहुत बुरा लगा और वो किन नान का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इसके अलावा आपकी भविष्य की संभावनाएं असीमित कैसे हो सकती है? 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ आप कभी भी मार्शल पूर्वज क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही सच है। उस पल दूसरों ने एक भी शब्द कहे बिना हुआंग क्यू को देखा। 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट। तो क्या हुआ अगर किन नान के पास केवल 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट है? वो इस समस्या को खोजने में कामयाब रहा कि हर कोई उसे राउंड में पहले स्थान पर रखने से चूक गया। क्या आप, हुआंग क्यू, वही कर सकते हैं? इसके बावजूद हुआंग क्यू की पहचान और प्रतिभा के डर के कारण उन्होंने अपने विचार प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। हुआंग क्यू को किन नान का और मजाक उड़ाने का मन हुआ, लेकिन जब उसे भीड़ की निगाहों का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर जलन महसूस हुई। इसलिए उसने फिलहाल अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। इस बीच शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर मार्शल मिरर के माध्यम से इस चमत्कारी टेबल टर्निंग दृश्य को देखने के बाद दुष्ट साधक और शीर्ष 4 संप्रदायों के बुजुर्गों के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। केवल झांग ताई एक पल के लिए स्तब्ध होने के बाद जोर से हंसे और कहा कि नान विजेता है, किन नान विजेता है। वो वास्तव में हमारे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 2 मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञों का शिष्य। झांग ताई को अब किन नान के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। चूंकि उसने पहले किन नान पर दाव लगाया था, इसलिए उसने 5000 मार्शल सम्राट गोलियां जीत ली, जब किन नान ने ज्वार को मोड़ने में कामयाबी हासिल की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ किन नान ने समस्या का पता लगा लिया था, जिसे वेई हाओ, हुआंग क्यू और बाकी लोग भी नहीं खोज पाए थे, जिससे वो राउंड में पहले स्थान पर आ गया। क्या ये गर्व करने वाली बात नहीं है?
झांग ताई ने ऊर्जावान भाव धारण किया। उसका चेहरा उत्साहित लाल हो गया, क्योंकि उसने जानबूझकर एल्डर फेंग और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, मुझे खेद है। कौन सोच सकता था कि हम मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट पहला राउंड जीतेंगे? बेशक, आप लोगों को बहुत निराश नहीं होना चाहिए। वेई हाओ, हुआंग क्यू और अन्य लोगों के परिणाम भी खराब नहीं हैं। इस बार एल्डर फेंग, अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के बुजुर्ग और अन्य लोगों को सांत्वना देने की बारी झांग ताई की थी। एल्डर फेंग और अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के बुजुर्ग के चेहरे तुरंत मुड़ गए। गहरी सांस लेने के बाद एल्डर फेंग ने एक उदास मुस्कान बिखेरी और कहा, एल्डर झांग, इतनी जल्दी अपने आप पर बहुत ज्यादा गर्व मत करो। किन नान के पास सिर्फ 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। भले ही उसने अपनी किस्मत से पहला राउंड जीत लिया हो, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड के लिए, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, ट्रेडिंग अलायंस की पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला ने उसे टोकते हुए कहा, एल्डर फेंग, क्या तुम्हें पता है कि किन नान ने पहले राउंड में क्या हासिल किया है? जैसा कि किन नान ने कहा, संभावित पत्थर सिर्फ एक सादा पत्थर है, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन द्वारा स्थापित एक परीक्षण। हालांकि जब हमें संभावित पत्थर से परिचित कराया गया, तो हमारी पहली प्रवृत्ति प्रतिभागियों की भविष्य की उपलब्धियों का निरीक्षण करना था। जबकि घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने एक ही विचार साझा किया, किन नान ने विपरीत दिशा चुनी। सफेद शर्ट वाली महिला ने जारी रखा, कोमल स्वर में भी उसके शब्द वास्तव में कठोर थे। यदि कोई अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति होता, या यहां तक कि आप भी, तो क्या आपको लगता है कि आप वो कर पाएंगे जो उसने किया? दुष्ट साधकों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हां, वो बिल्कुल सही कह रही है। जबकि सभी अंधे थे कि नान सच्चाई को उजागर करने में कामयाब रहे। वो निस्संदेह इस दौर का विजेता है। मुझे यकीन है, पहले दौर के संदर्भ में मैं ईमानदारी से अपनी हार के बारे में आश्वस्त हूं। हां, यह बहुत गर्मजोशी से भरा था जब किन नान ने कहा, उनके भविष्य में असीमित संभावनाएं हैं। यहां तक कि मैं अभी भी बेहद उत्साहित हूं। दुष्ट साधकों की भीड़ ने किन नान के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। भीड़ की प्रशंसा सुनकर एल्डर फेंग का चेहरा तुरंत उदास हो गया। हालांकि उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपना मुंह बंद रखा। वो ट्रेडिंग अलायंस की पालकी में बैठी महिला के शब्दों का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। ट्रेडिंग अलायंस की पालकी में सफेद शर्ट वाली महिला ने मार्शल मिरर के माध्यम से किन नान को देखा और आह भरी, अविश्वसनीय, क्या आश्चर्य है, तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। मैंने भी तुम्हें पहले गलत समझा था। अफसोस, क्या अफसोस। ये कहने के बाद सफेद शर्ट वाली महिला की आंखें उदास हो गई। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत में बूढ़े व्यक्ति ने भीड़ को स्कैन किया और फिर जोर से घोषणा की, परीक्षण का पहला दौर समाप्त हो गया है। दूसरा दौर जल्द ही शुरू होगा। उससे पहले मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि चूंकि किन नान ने संभावित पत्थर के रहस्यों को खोजने में कामयाबी हासिल की और पहला परीक्षण पास कर लिया, इसलिए मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन ने उसे प्रथम स्थान के पुरस्कार के अलावा एक विशेष पुरस्कार देने का फैसला किया है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। एक विशेष पुरस्कार? किन नान को पुरस्कारों के 2 सेट मिलेंगे? यह सुनकर किन नान की आंखें चमक उठीं। किन नान की नजर में संभावित पत्थर के रहस्यों की खोज करना विशेष पुरस्कार से कहीं ज्यादा आकर्षक नहीं था। ऐसा लगा कि बूढ़ा आदमी अब एक बिल्कुल अलग व्यक्ति था, जो अब विकृत तरीके से काम नहीं करता था या अपना समय बर्बाद नहीं करता था। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह पहले दौर में शीर्ष 10 प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार है। आप में से प्रत्येक को एक शक्ति का फल मिलेगा और विजेता को उनमें से 3 मिलेंगे। मुट्ठी के आकार के क्रिस्टल जैसे फल भीड़ के हाथों में आ गिरे। शक्ति का फल? किन नान ने तुरंत अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को खोला और अपने हाथों में फलों के 3 टुकड़ों को देखा। एक नजर डालने के बाद
उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। एक शुद्ध रहस्यमय शक्ति ने इन 3 फलों को भर दिया, और ये एक प्रथम स्तर के जियांटियन दायरे के साधक में आध्यात्मिक क्यूई की मात्रा के बराबर था। भीड़ पर उलझन भरी निगाहें देखने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा, शक्ति का ये फल, एक बार जब आप इसे खा लेते हैं तो आप अगली परत में सुधार कर सकते हैं। ये केवल जियांटियन दायरे में ही प्रभावी है। ये केवल तभी काम करता है जब आप इसे पहली बार खा रहे हों। दूसरी बार जब आप इसे खाएंगे तो ये आपको कुछ नहीं देगा। उसकी बातें सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। जियांटियन दायरे में उन लोगों के लिए अगली परत तक पहुंचना अपेक्षाकृत कठिन था जो अताविक साधक नहीं थे। इसलिए एक परत द्वारा किसी की साधना को तुरंत सुधारने की क्षमता वाला ये शक्ति का फल अविश्वसनीय रूप से कीमती था। फिर सभी ने अपना ध्यान किन्नान पर केंद्रित कर दिया, अपनी ईर्ष्या को छिपाने के इरादे के बिना, क्योंकि उसे शक्ति के फल के 3 टुकड़े मिले थे। हालांकि शक्ति का फल केवल पहली बार खाने पर ही उपयोगी था, फिर भी वो शेष 2 टुकड़ों को बेचकर बहुत बड़ी संपत्ति कमा सकता था। किन्नान ने भीड़ की निगाहों को अनदेखा किया और शक्ति के फल के 3 टुकड़ों को अपने भंडारण बैग में रख लिया। फिर उसने एक पूर्वानुमानित स्वर में पूछा, बड़े, मेरा विशेष इनाम क्या है? शक्ति का फल बेशक अमूल्य था, लेकिन जिस बात ने किन्नान के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी वो था वो विशेष इनाम जिसका जिक्र बड़े ने किया था। ये विशेष इनाम संभवतः शक्ति के फल से ज्यादा मूल्यवान है ना? ये तुम्हारा विशेष इनाम है। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली हिलाई और तुरंत एक पुरानी दिखने वाली चाबी किन्नान के हाथ में आ गिरी। चाबी बिल्कुल काली थी और उसमें एक रहस्यमयी भावना थी। किन्नान का चेहरा चौंक गया और उसने कहा, चाबी? ये चाबी किस लिए है? अगर तुम अगले 2 राउंड पास करने में सक्षम हो जाते हो तो चाबी तुम्हें मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन की 4थी परत पर जाने की अनुमति देगी। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, बेशक, अगर तुम अगले 2 राउंड में असफल हो जाते हो तो चाबी अपने आप गायब हो जाएगी। मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन की 4थी परत पर आगे बढ़े। किन्नान के लिए इसका उपयोग समझना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो अवाक था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चाबी से सिर्फ इतना ही फायदा होगा। ऐसा लग रहा था कि ये विशेष इनाम शक्ति के फल के 3 टुकड़े जीतने के प्रथम स्थान के पुरस्कार से भी बदतर था। क्या ये चाबी किसी को 4थे दौर में आगे बढ़ने की अनुमति देती है? किन्नान की प्रतिक्रिया के विपरीत वेई हाओ, हुआंग क्यू और बाकी सभी के चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव था। यहां तक कि वेई हाओ भी पूरी तरह से अपने विचारों से भटक गया। वो बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन में कुल 5 मंजिलें हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग दौर का प्रतिनिधित्व करती है। जब से मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन की खोज हुई है, अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों ने परीक्षणों में भाग लिया है, लेकिन उनमें से कोई भी तीसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाया। यहां तक कि जो लोग लगातार 3 दौर में प्रथम आए, वे भी मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन के 4थे दौर में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन ये चाबी किसी को 4थे दौर तक पहुंचने की अनुमति देगी। इसके बाद वेई हाओ ने ईर्ष्या भरी आंखों से किन्नान की ओर देखा। वेई हाओ के शब्दों को सुनने के बाद अन्य लोगों ने जलती आंखों से किन्नान के हाथ में चाबी को देखा। जैसा कि सभी जानते थे, मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन के प्रत्येक परीक्षण को पास करने से जबरदस्त पुरस्कार मिलते हैं, भले ही ये केवल पहले 3 दौर ही क्यों न हो। पुरस्कार अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़े थे। उदाहरण के लिए, गोंग यांग ने मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन में लगातार 3 दौर पास किए थे और इससे उनकी साधना में 3 स्तरों का सुधार हुआ। पहले 3 दौर के लाभ पहले से ही इतने अविश्वसनीय थे। यदि कोई 4था दौर पास कर ले, जिस तक पहले कोई नहीं पहुंचा था, तो पुरस्कार कितने पागलपन भरे होंगे। इस बीच शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर बुजुर्ग की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव था। क्या मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन की 4थी परत पर आगे बढ़ने का मौका?
वाह! मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन ने पहले कभी किसी के लिए चौथी परत नहीं खोली है। क्या ये आखिरकार इस बार खुलने जा रहा है? मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन एक अविश्वसनीय उपस्थिति है। यहां तक कि एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र भी इसमें अपना रास्ता नहीं बना सकता जब तक कि वो मौत की तलाश में न हो। मुझे आश्चर्य है कि चौथा दौर कैसा दिखता है। एल्डर फेंग, अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के एल्डर और किंग नू संप्रदाय के एल्डर ने अपनी आंखों में ईर्ष्या का भाव दिखाया। हालांकि चाबी प्राप्त करने का मतलब यह नहीं था कि वो चौथी परत तक पहुंचने की गारंटी है, लेकिन यह सोचना ही सभी को पागल करने के लिए पर्याप्त था। झांग ताई तुरंत अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किन्नान, जो मात्र 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है, को वो चाबी दी जाएगी जो उसे चौथे दौर में आगे बढ़ने की अनुमति देगी। क्या यह हो सकता है कि किन्नान मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में फिर से चमत्कार करने जा रहा है? एल्डर फेंग ने हंसने से पहले एक गहरी सांस ली और कहा, इस चाबी को प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप निश्चित रूप से चौथे दौर तक पहुंच जाएंगे। चौथे दौर तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम अगले 2 दौर पास करने होंगे। कौन गारंटी दे सकता है कि किन्नान अगले 2 दौर पास करेगा? यह सुनकर कई लोगों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। चाबी प्राप्त करने के बावजूद किन्नान के लिए अगले 2 राउंड पास करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी मार्शल स्पिरिट केवल 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की थी। इस बीच मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत में बूढ़े आदमी ने भीड़ को स्कैन किया और फिर से अपना हाथ लहराया और कहा, जो असफल हुए हैं उन्हें मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन छोड़ देना चाहिए। जो पास हुए हैं वे दूसरे राउंड में आगे बढ़ेंगे। बूढ़े आदमी के शब्दों का पालन करते हुए किन्नान को केवल अपने आसपास के दृश्य को तेजी से घूमते हुए महसूस हुआ, जैसे कि ये केवल एक भ्रम था जो अब गायब हो गया था। भीड़ को अपने सामने केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था और अगली बात जो उन्होंने जानी, वे एक अलग जगह पर पहुंच गए थे। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक ठंडी आवाज सुनाई दी, ये परीक्षण का दूसरा दौर है। यह दौर आपकी ताकत पर केंद्रित है, शुद्ध ताकत। दौर के शीर्ष 5 पुरस्कार के साथ अगले दौर में आगे बढ़ेंगे। बाकी 5 को मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। किन्नान ने उन शब्दों को सुनने के बाद तुरंत अपने विचारों को शांत किया और फिर आवाज के मालिक की ओर देखा। एक गंभीर पुरुष को प्रशिक्षण मैदान पर खड़ा देखा जा सकता था। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी 2 बर्फीली आंखें उसे एक भावहीन मूर्ति की तरह दिखा रही थी। किन्नान का दिल कांप उठा। दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का उपयोग किए बिना भी वो बता सकता था कि ये गंभीर आदमी परीक्षण के पहले दौर में बूढ़े आदमी से अधिक शक्तिशाली था। परीक्षण अब शुरू होता है। गंभीर आदमी ने अपने हाथ से हवा को पकड़ा। उसने एक छोटे पहाड़ के आकार का एक विशाल पत्थर दिखाया और उसे प्रशिक्षण मैदान पर रख दिया, जिससे पूरा स्थान जोर से हिलने लगा। विशाल पत्थर संभावित पत्थर से अलग था। यह पीले रंग का था, जो जमीन के रंग जैसा था। दूर से देखने पर यह बहुत भारी और हिलाने में मुश्किल लग रहा था। इस पत्थर को फोर्स बोल्डर के नाम से जाना जाता है। अपनी पूरी ताकत से इस पत्थर पर हमला करो और यह तुम्हारे हमले की ताकत को मापेगा। उस गंभीर आदमी ने भीड़ की तरफ देखा और चिल्लाया, पहले कौन है? किन्नान, वेई हाओ और बाकी लोगों में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। इसका मुख्य कारण यह था कि वे केवल दूसरी परत पर ही पहुंचे थे और उन्हें दृश्य से परिचित होने का कोई मौका नहीं मिला। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वो भयानक आदमी अपने कामों में बहुत तेज था, जिससे भीड़ को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। इसलिए कोई भी स्वेच्छा से आगे नहीं आया। भयानक आदमी लगभग 2 सांसों के लिए रुका। फिर उसने प्रतिभागियों में से एक की ओर इशारा किया और कहा, पहले आप। चुने जाने वाले व्यक्ति को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया गया। फिर वो अनिच्छा से आगे की ओर खड़ा हो गया। न केवल मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में भीड़ समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी,
बल्कि शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर दुष्ट साधक और बुजुर्ग अभी भी अपने विचारों में खोए हुए थे। जब तक भयानक आदमी ने प्रतिभागी की ओर इशारा करते हुए परीक्षण लेने वाले पहले व्यक्ति की ओर इशारा नहीं किया, तब तक भीड़ अपने सदमे से उबर नहीं पाई। ट्रेडिंग अलायंस की पालकी में सफेद शर्ट वाली महिला ने बोलना शुरू किया। अब ट्रायल का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। जैसे ही राउंड ने हमें चौंका दिया, दाव के नियम बदल गए हैं। किन्नान पर दाव लगाने की संभावना 1 से 2 है, हुआंग क्यू पर दाव लगाने की संभावना 1 से 1 है और वेई हाउ पर दाव लगाने की संभावना 1 से 3 है। सफेद शर्ट वाली महिला के शब्दों के बाद भीड़ में तुरंत एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। स्का स्का किन्नान पर दाव लगाने की संभावना इतनी तेजी से बढ़ गई। ये पक्का है। उसने उल्लेख किया कि किन्नान एक अतार्किक साधक था। दूसरा राउंड व्यक्ति की ताकत पर जोर देता है, यहां तक कि वेई हाउ भी उससे हार जाएगा। हां, मैं दूसरे राउंड में किन्नान पर दाव लगाने जा रहा हूं। दुष्ट साधकों की भीड़ ने तेजी से अपने दाव लगाए। यहां तक कि शीर्ष 4 संप्रदायों के बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया। इस बार झांग ताई ने किन्नान पर 5000 मार्शल सम्राट गोलियां दाव पर लगाने का सीधा सादा तरीका अपनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह किन्नान की ताकत से परिचित था। भले ही किन्नान दूसरे दौर में प्रथम स्थान पर ना आ पाए, लेकिन झांग ताई को शर्त हारने पर कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो पहले दौर में ही 5000 मार्शल सम्राट गोलियां जीत चुका था। किन्नान निश्चित रूप से इस दौर को पास कर लेगा, और अगर वो तीसरे दौर को पास करने में सफल हो जाता है तो किन्नान को रहस्यमय चौथी परत में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। झांग ताई की आंखें लगातार चमक रही थी। किन्नान पर उसका विश्वास अचानक बढ़ गया। उस पल कहीं से एक मधुर आवाज आती हुई सुनाई दी। मैं, राजकुमारी, किन्नान पर 1 मिलियन मार्शल सम्राट गोलियां दाव पर लगाती हूं। शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर सन्नाटा छा गया। दुष्ट साधकों और बुजुर्गों की आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने अपना सिर आवाज के स्रोत की ओर घुमाया। वे केवल एक आकर्षक छोटी लड़की को देख सकते थे, जिसका कोमल छोटा हाथ लगातार उसके भंडारण बैग में पहुंचता था और क्रिस्टल को ऐसे निकालता था जैसे वे गोलियां हों, और एक एक करके उन्हें अपने चबाने वाले मुंह में डालता था, जिससे एक कर्कश आवाज निकलती थी, जैसे कि ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट हो। ये दृश्य देखकर हर कोई अचंभित रह गया। ये आकर्षक छोटी लड़की वास्तव में कौन है, जो एक बार में 1 मिलियन मार्शल सम्राट की गोलियां दाव पर लगा रही है? अगर किन्नान यहां होते तो वे आसानी से बता पाते कि ये छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी मियाओ मियाओ थी। झांग ताई राजकुमारी मियाओ मियाओ को देखकर चौंक गया। हालांकि वो शुरू में राजकुमारी मियाओ मियाओ से भयभीत नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर हुई भयानक लड़ाई ने उसका मन पूरी तरह से बदल दिया। युद्ध के दृश्य को याद करके उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, क्योंकि वो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, राजकुमारी, आप यहां हैं। इससे पहले कि झांग ताई अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि राजकुमारी मियाओ मियाओ उसे घूर रही थी। फिर उसने पालकी की ओर देखा और अप्रिय स्वर में कहा, क्या मुझे शर्त लगाने की अनुमति नहीं है? या ट्रेडिंग अलायंस मुझे नीची नजर से देख रहा है? शब्दों को सुनकर भीड़ ने गहरी सांस ली। आखिर ये छोटी लड़की कौन है जो ट्रेडिंग अलायंस से इस तरह के लहजे में बात करने की हिम्मत करती है? एल्डर फेंग और अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय और किंग नू संप्रदाय के बुजुर्गों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी लड़की कौन थी। हालांकि वे बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थे। झांग ताई के चेहरे पर भाव देखकर वे आसानी से बता सकते थे कि इस छोटी लड़की की पृष्ठभूमि बहुत ही दुर्जेय थी, यहां तक कि किन्नान से भी अधिक शक्तिशाली। यदि नहीं तो आंतरिक शिष्यों के दूसरे बड़े के रूप में झांग ताई इतनी भयभीत अभिव्यक्ति नहीं करेंगे। पालकी में सफेद शर्ट वाली महिला ने धीरे से कहा, सभी को ट्रेडिंग अलायंस की शर्त में भाग लेने की अनुमति है। राजकुमारी, क्या आप वाकई किन्नान पर 1 मिलियन मार्शल सम्राट की गोलियां दाव पर लगाना चाहती हैं?
बेशक। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने गर्व से अपना सिर उठाया और कहा, राजकुमारी के सेवक के रूप में किन्नान निस्संदेह दूसरे दौर में पहले स्थान पर आएगा। शब्दों के बाद राजकुमारी ने अपनी उंगली हिलाई और एक भंडारण बैग पालकी में उड़ता हुआ देखा जा सकता था। पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, किन्नान पर 1,000,000 मार्शल सम्राट गोलियां। इन शब्दों ने दुष्ट साधकों और बुजुर्गों को अपना दिमाग खो दिया। क्या इस छोटी लड़की ने वास्तव में 1,000,000 मार्शल सम्राट गोलियां दांव पर लगाई थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन्नान वास्तव में इस छोटी लड़की की नौकर है। इस छोटी लड़की की पृष्ठभूमि कैसी है? भीड़ के दिमाग में अनगिनत संदेह उड़ गए, लेकिन वे सभी हार मान गए क्योंकि वे कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं दे पाए और अपना ध्यान परीक्षण पर केंद्रित कर दिया। अब शर्त में 1,000,000 मार्शल सम्राट गोलियां शामिल थी। किन्नान और हुआंग क्यू के बीच कौन अधिक शक्तिशाली है? ओह, 1,500। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की दूसरी परत में गंभीर आदमी ने एक संख्या बताई, फिर कहा, आप लोग भ्रमित हो गए होंगे। ये शिलाखंड अधिकतम 9,999 बल का सामना कर सकता है। परिणाम आपके हमलों के बल के माप के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। चलो जारी रखें। अगला। इस बार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वेच्छा से आगे खड़ा हुआ। ये हुआंग लोंग था। हुआंग लोंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं, क्योंकि उसका शरीर समृद्ध युद्ध इरादे से घिरा हुआ था। उसकी पीठ पर 9 सुनहरी किरणें दिखाई दी। साथ ही उसके पीछे एक विशाल रक्त तलवार लटकी हुई थी। हुआंग लोंग ने अपने हाथ में रक्त तलवार आत्मा को पकड़ लिया और एक चीख निकाली। हथियार के साथ एक के अपने पूर्णता चरण से तलवार का इरादा हवा में निकाल दिया गया था। तलवार के साथ एक के साथ उसने अपनी सबसे मजबूत ताकत को छोड़ दिया और चट्टान पर हमला किया। 3,200। इतना शक्तिशाली हमला होने के बाद भी शिलाखंड हिल नहीं पाया, लेकिन इसकी सतह पर कुछ पीले अंक प्रदर्शित हुए। उसका बल पिछले प्रतिभागी के बल से दोगुना था। गंभीर आदमी ने अपना सिर उठाया और तुरंत कहा, अगला। इसके बाद कुछ अन्य प्रतिभाओं ने बारी बारी से आगे आकर अपनी ताकत का परीक्षण किया। अधिकांश प्रतिभागियों के पास 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट्स थी, इसलिए उनकी मार्शल स्पिरिट्स की मदद से उनके परिणामों को 1,000 से 4,000 के बीच मापा गया। उनमें से किसी ने भी कोई असाधारण प्रदर्शन नहीं किया। केवल उल्लेखनीय बात यह थी कि वांग रूलिंग ने किसी तरह के उपकरण का उपयोग किया था और अपने सबसे मजबूत हमले के साथ हुआंग लोंग को पीछे छोड़ते हुए 3,500 की ताकत हासिल की थी। परीक्षण लेने की मेरी बारी। चिल्लाने के बाद वेई हाओ गंभीर भाव के साथ भीड़ के बीच से तेजी से आगे बढ़ा। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के परीक्षण के शुरू होने के बाद से ये उनका पहला ऐसा भाव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दौर उनकी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षण था। 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट होने और रहस्यमय क्षेत्र तक पहुंचने के बावजूद उनका वर्तमान साधना आधार अभी भी आधा जियांटियन क्षेत्र था, जो किन्नान और हुआंग क्यू से पूरी तरह से मात खा गया, जो दोनों ही अतार्किक साधक थे। स्वर्ग और पृथ्वी के चरम पर ईश्वरीय अग्नि हमेशा के लिए रहती है। वेई हाओ ने एक चीख निकाली, इससे पहले कि उसके शरीर से एक बढ़ती हुई गर्मी निकली, मानो वो धधकती लपटों में घिर गया हो। फिर वो जमीन पर जोर से गिरा और उसके शरीर के भीतर रहस्यमय क्षेत्र का माइनर सक्सेस स्टेज तुरंत फूट पड़ा। अग्नि इरादे की कुछ धाराएं भयंकर रूप से इकट्ठी हुई, मानो वो पूरी तरह से ज्वालामुखी में बदल गया हो, जो कभी भी फटने के लिए तैयार हो। पृथ्वी को झुलसाने वाला मुक्का। वेई हाओ का अग्नि इरादा फट गया, एक मुक्का में बदल गया जो शक्तिशाली रूप से चट्टान पर गिरा। पत्थर अभी भी नहीं हिला, क्योंकि 4 अंक धीरे धीरे दिखाई दिए। साथ में एक हल्की सुनहरी रोशनी भी थी। 5,100। शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर भीड़ के बीच एक कोलाहल मच गया। 5,100।
वेई हाओ वास्तव में खुद है जो इस तरह का परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेई हाओ ने अपनी मार्शल स्पिरिट को भी नहीं छोड़ा। अपने सबसे मजबूत हमले के साथ साथ अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ संख्या अधिक होगी। आश्चर्य के बावजूद कई लोगों ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। वेई हाओ वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह दौर शुद्ध शक्ति पर केंद्रित है। हुआंग क्यू और किन नान दोनों ही एटाविस्टिक कल्टीवेटर थे। हालांकि उनके साधना आधार अभी भी आधे जियांटिन दायरे में थे। उनकी ताकत पहली परत जियांटिन दायरे या यहां तक कि दूसरी परत जियांटिन दायरे के बराबर थी। नतीजतन वेई हाओ निश्चित रूप से उनके खिलाफ बेमेल था। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की दूसरी परत में वेई हाओ ने अपना परिणाम देखने के बाद अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। बिना किसी निराशा के ये परिणाम अभी भी स्वीकार्य है, ये कहने के बाद वो पलटा और अपनी स्थिति में वापस आ गया। गंभीर व्यक्ति ने शेष प्रतिभागियों पर नजर डाली, फिर कठोर स्वर में कहा, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, जल्दी करो और अपने परीक्षण समाप्त करो। मेरी बारी। एक चिल्लाहट के बाद हुआंग क्यू अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसके प्रवेश ने तुरंत प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया, साथ ही शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर भीड़ का भी। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि हुआंग क्यू का परिणाम क्या होगा, क्योंकि वह एक अताविक साधक था जिसके पास 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। मार्शल स्पिरिट मुक्त हो गई। चिल्लाहट के बाद हुआंग क्यू की आंखें तेज हो गई, क्योंकि उसके पीछे 10 सुनहरी किरणें दिखाई दी। 10 सुनहरी किरणों के बीच एक प्राचीन खंडित तलवार धीरे धीरे आकार लेती हुई, एक भयानक तलवार इरादे का अविश्वसनीय दबाव उत्सर्जित करती हुई। इसे देखकर कई प्रतिभाशाली लोग चौंक गए। 10वीं कक्षा के हुआंग ने मार्शल स्पिरिट रैंक प्राप्त की। ये 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। कितना भयानक दबाव! ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। हुआंग क्यू की मार्शल स्पिरिट को खंडित तलवार मार्शल स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। अफवाहों का कहना है कि यह खंडित तलवार एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ की मृत्यु से उत्पन्न हुई थी। क्या एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ एक खंडित तलवार में बदल गया और उसका मार्शल स्पिरिट बन गया? मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की दूसरी परत में मौजूद प्रतिभाशाली लोग तुरंत स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने हुआंग क्यू की ओर देखा। उनकी आंखें ईर्ष्या और सम्मान से भरी हुई थी। यहां तक कि किन नान की आंखों में भी शब्द सुनकर आश्चर्य की झलक दिखी। कैंगलान महाद्वीप में मार्शल स्पिरिट के कई प्रकार थे, इसलिए उनमें से एक का निर्माण तब हुआ जब किसी विशेषज्ञ की अनोखी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और फिर अंततः मार्शल स्पिरिट में तब्दील हो गया। किसी विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई इस मार्शल स्पिरिट के बहुत सारे लाभ थे, जो इसके मालिक को विशेषज्ञ की साधना का अनुभव प्रदान कर रहा था। उदाहरण के लिए, वेई हाओ को मार्शल पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने में 10 साल लग सकते हैं, लेकिन हुआंग क्यू को केवल 8 साल लगेंगे। मार्शल स्पिरिट के मुक्त होने के बाद हुआंग क्यू के चेहरे पर आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया, क्योंकि उसने चिल्लाते हुए कहा, तलवार मेरे हाथ में है, मैं तलवार के साथ एक हूं। हुआंग क्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ में खंडित तलवार पकड़ ली। हथियार के साथ अपने पूर्णता चरण को मुक्त करने से पहले एक शक्तिशाली तलवार इरादे को तेजी से इकट्ठा किया। 4 मौसमों की तलवार की मंशा मेरी इच्छा से नियंत्रित। हुआंग क्यू ने अपने पैर पटक दिए और तुरंत एक शक्तिशाली कृपाण कला का प्रदर्शन किया, जो वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दियों के आगमन की तरह महसूस हुआ। 4 मौसम एक ही समय में उसकी इच्छा से नियंत्रित होते हैं। आखिरकार हुआंग क्यू ने अपनी चाल चली। उसके शरीर के अंदर आध्यात्मिक क्यूई, जो दूसरी परत के जियांटिन दायरे के बराबर थी, तीव्रता से जलने लगी, जो भयानक 4 मौसमों की तलवार की मंशा के साथ मिलकर एक हमले में बदल गई और बोल्डर पर गिर गई। हमले को झेलने के बाद भारी बोल्डर आखिरकार हिल गया। इससे पहले
कि एक चमकदार सुनहरा नंबर प्रदर्शित हो, 8,900। उस पल मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में मौजूद प्रतिभाशाली लोग और ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद दुष्ट साधक दंग रह गए। वाह, 8,900 की ताकत! ये वेई हाओ के हमले से 3,000 अधिक शक्तिशाली है। हुआंग क्यू से जैसी उम्मीद थी, ऐसी शक्ति वो निश्चित रूप से परीक्षण के दूसरे दौर में जीत जाएगा। सभी का खून खौलने लगा, जो एक दूसरे से बातचीत करने से खुद को रोक नहीं पाए। यहां तक कि दूसरे दौर के प्रभारी गंभीर व्यक्ति ने भी अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, 8,900, आपके पास काफी मजबूत ताकत है, जो आपको सामान्य चौथी परत के जियांटियन दायरे के विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में मौका देती है। खैर, चूंकि आपका परीक्षण पूरा हो चुका है, कृपया अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। धन्यवाद, बड़े। हुआंग क्यू ने गंभीर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक झुकाया, फिर वो गर्व से भरे चेहरे के साथ पीछे मुड़ा और पीछे हट गया। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन होने से पहले उसने एटाविस्टिक कल्टिवेशन का रास्ता अपनाया ताकि वो अपनी ताकत से वेई हाओ को दबा सके। ऐसा लग रहा था कि उसने सही चुनाव किया था। उसे लग रहा था कि वो निश्चित रूप से ट्रायल का दूसरा राउंड जीत जाएगा। हुआंग क्यू की हरकत अचानक रुक गई और उसने किन नान की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। किन नान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम भी एक अतार्किक साधक हो, है ना? अगर ऐसा है तो मैं देखूंगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है। हुआंग क्यू ने एक सेकंड के लिए रुककर कहा, खैर, किसी भी तरह से मैं इस राउंड को जरूर जीतूंगा। ये शब्द बहुत ही आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्ट लहजे में कहे गए थे। हालांकि प्रतिभागियों में से कोई भी या ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद लोग उसके शब्दों से असहमत नहीं थे। ये तथ्य कि हुआंग क्यू एक अतार्किक साधक था और 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाला एक सुपर जीनियस था, इस बात की गारंटी थी कि किन नान कभी भी उसके मुकाबले में नहीं आ पाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? सिर्फ 8,900 की शक्ति के साथ इतना घमंडी होना? किन नान ने कोई दया नहीं दिखाई और झल्लाकर कहा, मेरे ख्याल से अपनी साधना से ऐसा परिणाम पाना पूरी तरह से शर्मनाक है, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद पर गर्व है। तुम। हुआंग क्यू का चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि किन नान ने ऐसा क्यों कहा। शब्दों ने ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद प्रतिभाशाली लोगों और भीड़ को झकझोर दिया, जिससे उनके चेहरे पर एक खाली भाव आ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन नान हुआंग क्यू को और भी कठोर शब्दों में फटकार लगाएंगे। 8,900 को अभी भी कमजोर माना जाता है। क्या किन नान को लगता है कि वो 9,000 से ज्यादा की शक्ति हासिल कर सकता है? हुआंग क्यू ने अपने विचार समेटे और जोर से हंसते हुए कहा, 8,900 पूरी तरह से शर्मनाक है। तुम खुद को क्यों नहीं देखते? यदि आप एक अताविक साधक नहीं होते तो आप मेरे परिणाम को हरा पाने का मौका भी नहीं पाते। आप किस बात पर गर्व कर रहे हैं? हुआंग क्यू के बोलने से पहले किन नान ने अचानक अपना हमला कर दिया। हर कोई हैरान था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि किन नान अचानक हमला कर देगा। एक स्टॉर्म के साथ उसके शरीर से पहली परत के जियांटियन दायरे के बराबर एक आभा फूट पड़ी, साथ ही रहस्यमय दायरे की मामूली सफलता अवस्था भी। उसने थोड़े समय में ही अपनी सबसे मजबूत स्थिति दिखा दी थी। हुआंग क्यू, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किन नान की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं और गरज की तरह दहाड़ने लगी, और उसने अपनी उंगली बोल्डर की ओर इशारा की। उंगली कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय संचय प्रहार थी। हालांकि इस बार स्वर्गीय संचय प्रहार में केवल किन नान की कृपाण मंशा और साधना शामिल थी। पिछली बार के विपरीत उसने अपनी आत्मा और आत्मा की शक्ति को संयोजित नहीं किया। फिर भी रहस्यमय क्षेत्र के लघु सफलता चरण के कृपाण इरादे के संचय के साथ और पहली परत के जियांटियन क्षेत्र के बराबर की हुई स्वर्गीय संचय हड़ताल की शक्ति अत्यधिक मजबूत हो गई। क्या यह है? पूरे दौर में भावहीन रहने वाला गंभीर आदमी किन नान की कार्रवाई को देखकर
आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद स्वर्गीय संची हड़ताल ने बोल्डर पर हमला करते हुए विस्फोट किया। भारी बोल्डर उस पल जोरदार तरीके से कंपन करने लगा, इससे पहले कि एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दे। बोल्डर से निकलने वाली चमकदार लाल रोशनी धीरे धीरे कुछ लाल रंग के अंकों में बदल गई। 9,999। दूसरे शब्दों में, किन्नान के हमले की ताकत बोल्डर की सीमा तक पहुंच गई थी, जो हुआंग क्यू के हमले से 1,000 यूनिट ज्यादा शक्तिशाली थी। यह देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा है। हुआंग क्यू न केवल एक अतार्किक साधक था, वो 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ एक सुपर जीनियस भी था। उसने जो सबसे शक्तिशाली हमला किया था वो केवल 8,900 के बराबर था। हालांकि किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट को उजागर किए बिना बोल्डर की सीमा तक पहुंचने में सक्षम था। तुम मजाक कर रहे हो ना? कैसे? ये देखकर हुआंग क्यू दंग रह गया। बोलने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ पाया। शुरू में अपनी ताकत को परखने के इस दौर में वो बहुत आश्वस्त था, लेकिन किन्नान के 9,999 का परिणाम प्राप्त करने का विचार उसके दिमाग में आने वाली आखिरी चीज थी। ये किन्नान, उसके पास किस तरह की ताकत है? बुरा नहीं, 9,999 की ताकत। इसने मुझे निराश नहीं किया। किन्नान की अभिव्यक्ति शांत रही, बिना किसी खुशी के, क्योंकि उसने चकित हुआंग क्यू को देखा और कहा, हुआंग क्यू, तुमने कहा था कि तुम इस दौर में निश्चित रूप से प्रथम आओगे। अब क्या? तुम्हें क्या लगता है कि पहले स्थान पर कौन आना चाहिए? इसके अलावा, अगर तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो तो तुम मुझे चुनौती देना जारी रख सकते हो। पीए, ये शब्द हुआंग क्यू के लिए एक थप्पड़ की तरह थे, जो उसके चेहरे पर जोरदार तरीके से पड़े। इस दौर में पहले स्थान पर कौन आना चाहिए? क्या यह काफी स्पष्ट नहीं है? किन्नान को पहले स्थान पर आना चाहिए। अगर मैं आश्वस्त नहीं हूं तो चुनौती देना जारी रखो। अपनी मार्शल स्पिरिट के बिना भी आपने पहले ही 9,999 की ताकत का प्रदर्शन किया है। मैं आपको किस बात से चुनौती दे सकता हूं? किन्नान, इतना घमंड मत करो। हुआंग क्यू का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। किन्नान ने उसे एक नजर देखा और कहा, तो क्या हुआ अगर मुझे घमंड है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ताकत है तो आओ और मुझे दिखाओ। ओह! हुआंग क्यू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि वो मौके पर किन्नान की हत्या करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। किन्नान की अविश्वसनीय ताकत के विचार ने उसे जमीन पर जड़वत कर दिया, जैसे कि वो लोहे की रेत से भर गया हो, अपने पैरों को हिलाने में असमर्थ हो। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि किन्नान अपने शब्दों में इतना कठोर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके होंठ फड़कने लगे। साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि भले ही किन्नान की मार्शल स्पिरिट केवल 8वीं कक्षा के हुआंग की रैंक की थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत शक्तिशाली थी, जो पूरी तरह से उनसे बेहतर थी। यहां तक कि वेई हाओ, जो किन्नान से नफरत करता था, ने इस समय एक गंभीर भाव धारण कर लिया। गंभीर व्यक्ति ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और किन्नान को गहराई से देखा। इससे पहले कि वो घोषित करे, ये राउंड यहीं समाप्त होता है। किन्नान विजेता है। जो लोग अगले राउंड में आगे बढ़ते हैं वे है हुआंग क्यू, वेई हाओ, वांग रूलिंग और हुआंग लोंग। बाकी सभी अयोग्य है। अब पुरस्कार आप में से प्रत्येक के लिए 3 शक्ति के फल है, जबकि विजेता के लिए 7। गंभीर व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और बहुत सारे शक्ति के फल भीड़ के हाथों में आ गिरे। 7 शक्ति के फल देखने के बाद किन्नान को हंसने या रोने का कोई विचार नहीं था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन पहले राउंड के बाद भी उन्हें पुरस्कार के रूप में शक्ति के फल देगा। शक्ति का फल केवल एक बार ही खाया जा सकता है। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन क्या सोच रहा है? उन्हें इसके कई टुकड़े दे रहा है। अगला दौर अब शुरू होता है। गंभीर आदमी ने किन्नान की चमक को नजरअंदाज कर दिया और अपना हाथ लहराया, जिससे दृश्य एक बार फिर से मुड़ने लगा। इस बीच शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर
दुष्ट साधक मार्शल मिरर के माध्यम से दृश्य को देखने के बाद अपने सदमे से उबरने में विफल रहे। ये उनकी उम्मीदों से परे था कि किन नान दबंग तरीके से हुआंग क्यू को कुचलने में सक्षम होगा और परीक्षण के दूसरे दौर में प्रथम आएगा। इसने सभी को उत्सुकता से सोचने पर मजबूर कर दिया, ये किन नान वास्तव में कितना मजबूत है। झांग ताई सबसे पहले गर्व से हंसने वाले थे, जिनकी आंखें एल्डर फेंग की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे बहुत खेद है, हमारे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य ने अनजाने में फिर से दौर जीत लिया। इसे इतनी गंभीरता से मत लो। हालांकि हुआंग क्यू की ताकत किन नान की तुलना में थोड़ी कमजोर थी, फिर भी ये बेहतरीन थी। सभी का ध्यान एल्डर फेंग पर गया। क्रोध और शर्म के मिश्रण के कारण एल्डर फेंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन वो इस सच्चाई का खंडन नहीं कर सका कि हुआंग क्यू ताकत के परीक्षण में हार गया था। झांग ताई, आपको और आपके रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, एल्डर फेंग ने कहा, और उसका चेहरा उदास हो गया। झांग ताई ने चुपचाप मुस्कुराया। वो वास्तव में अब घमंडी हो रहा था। इस बीच एक अप्रिय स्वर के साथ एक कर्कश आवाज सुनाई दी, अरे ट्रेडिंग अलायंस, आपका क्या मतलब है? राउंड के परिणाम पहले ही दिखाए जा चुके हैं। आप अभी तक दाव क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या आप राजकुमारी को ठगने की कोशिश कर रहे हैं? बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी मियाओ मियाओ थी। उस पल सभी ने राजकुमारी मियाओ मियाओ की ओर देखा। उनकी आंखों में बहुत ईर्ष्या और जलन दिख रही थी। दूसरे दौर के शुरू होने से पहले किन नान पर दाव लगाने की संभावना 1 से 2 थी। जिन लोगों ने किन नान पर दाव लगाया था, उनके पास दाव की राशि से दोगुनी राशि जीतने का मौका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस छोटी लड़की ने किन नान पर 1 मिलियन मार्शल सम्राट की गोलियां लगाई, जिसका मतलब था कि ट्रेडिंग अलायंस को उसे 2 मिलियन मार्शल सम्राट की गोलियां देनी थी। दूसरे शब्दों में, इस छोटी लड़की ने कुछ ही समय में 2 मिलियन मार्शल सम्राट की गोलियां अर्जित की थी। 2 मिलियन मार्शल सम्राट की गोलियां कितनी महत्वपूर्ण है? मार्शल पूर्वज की गोलियों के संदर्भ में ये उनमें से 10,000 के लिए विनिमय करने के लिए पर्याप्त है। ट्रेडिंग अलायंस हमेशा अपने ग्राहकों के साथ ईमानदार होने पर जोर देते हैं। यहां 10,000 मार्शल पूर्वज की गोलियां हैं, वे अब आपकी हैं। पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला ने शांति से कहा, इससे पहले कि उसमें से एक स्टोरेज बैग उड़कर बाहर आ जाए। राजकुमारी मियाओ मियाओ ने स्टोरेज बैग पकड़ा और उसमें रखी चीजों की जांच की। उसके चेहरे पर अप्रिय भाव तुरंत गायब हो गए, क्योंकि उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं, आप ट्रेडिंग अलायंस बुरे नहीं हैं। राजकुमारी आपके संगठन से खुश है। आज से राजकुमारी आप लोगों का अच्छे से ख्याल रखेगी। दुष्ट साधकों को छोटी लड़की द्वारा पकड़े गए स्टोरेज बैग को घूरते हुए, अपने होंठ फड़कते हुए महसूस हो रहे थे। उन सभी की इच्छा थी कि वे उसके पास दौड़ें और स्टोरेज बैग चुरा लें। हालांकि वे ऐसा करने के लिए इतने मूर्ख नहीं थे। इस छोटी लड़की की निश्चित रूप से एक भयानक पृष्ठभूमि थी, कुछ ऐसा जिसके खिलाफ वे नहीं जा सकते थे। इसके बावजूद भाग्य को देखने से ऐसी उत्तेजना प्राप्त करने के बाद वे पागल होने लगे। अरे, मैंने पिछले 2 राउंड से एक भी गोली नहीं जीती। मैंने शर्त में कई गोलियां भी खो दी। मुझे परवाह नहीं है, मैं इस बार अपनी सारी बचत दांव पर लगा दूंगा। या तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा या मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे, मैं तीसरे राउंड में किन नान पर जरूर दांव लगाऊंगा। ये किन नान बहुत रहस्यमय है, यहां तक कि वेई हाओ और हुआंग क्यू भी उसे दबा नहीं पाए। ठीक है, देखते हैं तीसरा राउंड क्या होता है। मैं निश्चित रूप से किन नान पर दांव लगाने जा रहा हूं। किन नान पर दांव लगाना जरूरी है। वो पहले ही लगातार 2 राउंड जीत चुका है, वो तीसरा राउंड भी जरूर जीतेगा। किन नान पर विश्वास करो और तुम्हें अनंत काल मिलेगा। भीड़ में काफी चर्चा हुई। किन नान को लगातार 2 बार चमत्कार करते देखने के बाद अब वे मान रहे थे कि किन नान एक सुपर जीनियस है,
जो अपने सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। हालांकि तीसरे राउंड की परीक्षा देखने के बाद वे सभी अवाक रह गए। मार्शल मिरर के जरिए हर कोई देख सकता था कि किन्नान और दूसरे लोग तीसरे दौर में पहुंच चुके थे। तीसरे दौर का नजारा पिछले 2 दौरों से बिल्कुल अलग था। वे अब 100 मीटर वर्ग की एक विशाल गुफा में थे। गुफा में आध्यात्मिक क्यूई इतनी ज्यादा थी कि वो लगभग जम गई थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि बादल है। इसके अलावा क्यूई के बादलों के भीतर 5 फ्यूटन थे जो विशेष रूप से ध्यान लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तीसरे दौर की परीक्षक एक बूढ़ी महिला थी जिसका सिर सफेद बालों से ढका हुआ था। उसकी उम्र के कारण उसके कंधे झुके हुए थे और उसने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी और लंगड़ाते हुए धीमी गति से भीड़ के पास जा रही थी। बुढ़िया ने 5 लोगों के समूह पर नजर डाली और फिर एक भयानक मुस्कान बिखेरी और कर्कश आवाज में कहा, सबसे पहले मैं आपको तीसरे दौर में पहुंचने के लिए बधाई देना चाहती हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह गुफा क्यूई से भरी हुई है जो साधना के लिए उपयुक्त है। इसलिए तीसरे दौर का परीक्षण आपकी साधना की गति के बारे में है। बूढ़ी महिला ने हंसते हुए कहा, इस गुफा में 5 फ्यूटन है। आप में से प्रत्येक फ्यूटन पर बैठेगा और जितनी जल्दी हो सके क्यूई को अवशोषित करने की कोशिश करेगा। समय सीमा वह अवधि है जो 3 धूप बत्ती को जलने में लगती है। अन्य प्रतिभागियों पर हमला करना निषिद्ध है। जो सबसे अधिक मात्रा में क्यूई को अवशोषित करेगा वो विजेता होगा। वैसे इस दौर में केवल एक ही विजेता है। इन शब्दों ने किन्नान और बाकी लोगों को अचंभित कर दिया। क्यूई को अवशोषित करना, साधना की गति के बारे में एक प्रतियोगिता। ओह। इस बीच शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर भीड़ अवाक रह गई। बूढ़ी महिला से स्पष्टीकरण सुनने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षण किस बारे में था। इस तीसरे दौर का वास्तविक ध्यान साधना की गति नहीं, बल्कि उनकी मार्शल स्पिरिट की रैंक थी। हर कोई जानता था कि कैंगलान महाद्वीप में केवल वे लोग जिन्होंने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत किया था वही क्यूई को अवशोषित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद कर सकते थे। कोई व्यक्ति केवल अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से क्यूई को अवशोषित कर सकता है। इसलिए अधिक मात्रा में क्यूई को अवशोषित करने के लिए उसे उच्च रैंक वाली मार्शल स्पिरिट की आवश्यकता होगी। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तीसरा दौर होगा। झांग ताई की अभिव्यक्ति सबसे पहले बदल गई, जिससे उसका चेहरा मुड़ गया। सदमे से उबरने के बाद अन्य लोगों के चेहरे पर दयनीय भाव आने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई जानता था कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट केवल 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की थी। 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट हुआंग क्यू और वेई हाउ की 10वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट के सामने कैसे टिक सकती थी। जब बात साधना की गति की आती थी, न केवल किन्नान की मार्शल स्पिरिट हुआंग क्यू और वेई हाउ की मार्शल स्पिरिट के सामने बेमिल थी, बल्कि हुआंग लोंग और वांग रूलिंग की 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट भी उससे अधिक मजबूत थी, जिससे उन्हें अधिक तेज साधना गति प्राप्त हुई। चूंकि तीसरा दौर साधना की गति पर जोर देता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि किन्नान निश्चित रूप से अंतिम स्थान पर आएगा? क्या आश्चर्य है! वास्तव में क्या आश्चर्य है! तीसरे दौर का ध्यान साधना की गति पर है। एल्डर फेंग ने उत्साह से हंसते हुए कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि किन्नान लगातार 3 दौर पास कर पाएगा और मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पौराणिक चौथी परत में प्रवेश कर पाएगा। अब यह असंभव लगता है। अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय और किंग नू संप्रदाय के बुजुर्ग भी हंसने लगे और खुशी से झूम उठे। पिछले 2 राउंड में किन्नान का प्रदर्शन बिल्कुल चौंकाने वाला था, जो तब भी बाजी पलटने में कामयाब रहा जब वो निराशाजनक लग रहा था। इसलिए बुजुर्ग काफी चिंतित थे कि किन्नान लगातार 3 राउंड पास करने में सक्षम होगा, जिससे वो चौथे राउंड में प्रवेश कर सकेगा। यह कुछ ऐसा था जिसे बुजुर्ग नहीं देखना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि तीसरे राउंड का फोकस साधना की गति पर था,
तो वे उत्साह से लगभग हवा में उछल पड़े। भीड़ अपने सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। आह, ऐसा नहीं है कि मैं किन्नान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह तीसरा राउंड उसके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किन्नान के 8वीं कक्षा के हुआंग को मार्शल स्पिरिट का दर्जा दिया गया है, इसलिए उसकी साधना की गति निश्चित रूप से सबसे धीमी है। हां, मैंने शुरू में किन्नान पर दाव लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सबसे खराब दाव है। किन्नान बहुत बदकिस्मत है। अगर मार्शल स्पिरिट के रैंक में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय कुछ और होता तो वो निश्चित रूप से जीत जाता। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इस राउंड में भी वेई हाओ पर ही दाव लगाऊंगा। ओह, जिन लोगों ने पहले किन्नान पर दाव लगाने का विचार किया था, उन्होंने तुरंत अपना मन बदल लिया, क्योंकि वे हुआंग क्यू और वेई हाओ के बीच निर्णय लेने लगे। कारण यह था कि किन्नान का तीसरे राउंड में हारना तय था। पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला ने नरम लहजे में कहा, यह राउंड काफी दिलचस्प है। हुआंग क्यू के लिए ऑड्स 1 से 1 है, वेई हाओ 1 से 1, हुआंग लोंग 1 से 3, वांग रोलिंग 1 से 3, किन्नान 1 से 10। अब बेझिझक अपना दाव लगाए। पिछले राउंड में किन्नान की संभावना 1 से 2 से घटकर वर्तमान राउंड में 1 से 10 हो गई। किसी शर्त में ऐसी संभावनाएं देखना दुर्लभ था। जीतने की संभावना जितनी कम होती, शर्त उतनी ही अधिक होती। दूसरे शब्दों में, ट्रेडिंग अलायंस की सफेद शर्ट वाली महिला को किन्नान के राउंड जीतने की संभावना पर विश्वास नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो किन्नान की संभावना को 1 से 10 नहीं घोषित करती। दुष्ट साधक भी आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि वे अपनी बकबक में डूबे हुए अपनी शर्त लगाने लगे। उस पल राजकुमारी मियाओ मियाओ के शब्दों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। राजकुमारी ने किन्नान के तीसरे राउंड जीतने पर 3 मिलियन मार्शल सम्राट की गोलियां लगाई है। इन शब्दों ने भीड़ को चकित कर दिया। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। किन्नान पर 3 मिलियन मार्शल सम्राट की गोलियां की शर्त? क्या ये लड़की पागल हो गई है? यह स्पष्ट है कि इस दौर में किन्नान हारने जा रही है। न केवल दुष्ट साधक चौंक गए, बल्कि झांग ताई, एल्डर फेंग और बाकी के बुजुर्ग भी पूरी तरह से अपने विचार खो बैठे, क्योंकि उन्हें संदेह होने लगा कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुना। राजकुमारी मियाओ मियाओ भीड़ की प्रतिक्रिया से अवगत थी, और उसका चेहरा सीधा हो गया जब उसने कहा, अरे अरे अरे, तुम सब क्या देख रहे हो? राजकुमारी को उस पर दाव लगाने का अधिकार है जिसे वो चाहती है। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैं अमीर हूं, और मैं अपने पैसे के साथ निर्दयी हूं। इसलिए अगर तुम मेरी शर्त से सहमत नहीं हो, तो भी ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। ओह, जोर जोर से बकबक करने में डूबी भीड़ ये सुनकर चुप हो गई। हाँ, ये सच है कि वो अमीर है, और उसे उस पर दाव लगाने का अधिकार है जिसे वो चाहती है। उन्हें इसकी परवाह क्यों होगी? ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वे छोटी लड़की की रहस्यमय पहचान से नहीं डरते, तो वे मौके पर ही डाकुओं में बदल जाते और इस निर्दयी अमीर छोटी लड़की को लूट लेते। पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला ने कुछ देर झिझकते हुए धीमी गति से पूछा, राजकुमारी, क्या आप वाकई किन्नान पर 3 मिलियन मार्शल सम्राट की गोलियां दाव पर लगाना चाहती हैं? बेशक, मैं ये इसलिए पूछ रही हूं ताकि पुष्टि कर सकूं। है, मुझे राजकुमारी कहना आपकी कितनी समझदारी है। हाँ, राजकुमारी मियाओ मियाओ अविश्वसनीय रूप से खुश थी, और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, बेशक, राजकुमारी निश्चित रूप से किन्नान पर दाव लगाएगी, क्योंकि वो मेरा नौकर है। अगर राजकुमारी उस पर भरोसा नहीं करती, तो और कौन उस पर भरोसा करेगा? राजकुमारी मियाओ मियाओ ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, मानो किन्नान उसकी नजर में बेहद महत्वपूर्ण था। इस बीच मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की तीसरी परत पर तीसरे दौर की परीक्षक बूढ़ी महिला ने भीड़ को प्रतिक्रिया न देते देख भौहें सिकोड़ ली और अप्रिय लहजे में कहा, क्या हुआ? क्या ऐसे सरल नियमों को समझना इतना कठिन है? शब्दों ने भीड़ को वास्तविकता में वापस खींच लिया। उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। परीक्षण से भ्रमित होने के बजाय वे परीक्षण की सामग्री को जानने के बाद
दंग रह गए। तो परीक्षण का तीसरा दौर मार्शल स्पिरिट्स के रैंकों की प्रतियोगिता है। उस पल वेई हाओ, हुआंग क्यू, वांग रूलिंग और हुआंग लोंग सभी ने किन नान की ओर देखा। हुआंग क्यू, जो दूसरे दौर में किन नान से हार गया था, तुरंत हंस पड़ा, जैसे कि वो आखिरकार अपने दिल में सभी दबाव और शर्म को एक बार में छोड़ सकता था। किन नान, मुझे यकीन है कि आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। परीक्षण का तीसरा दौर मार्शल स्पिरिट्स की रैंक पर केंद्रित है। भले ही आपके पास असाधारण ताकत और समझ हो, क्या अब इससे कोई फर्क पड़ता है? आप इस दौर में आखिरी स्थान पर आने के लिए अभिशप्त है। आपके जीतने का कोई मौका नहीं है। हुआंग क्यू अपने शब्दों में अत्यधिक आश्वस्त था। जरा भी संदेह नहीं देखा जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान की मार्शल स्पिरिट केवल 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक थी, जो शेष सभी प्रतिभागियों में सबसे कम थी। इसलिए हुआंग क्यू ने अब निडर होकर किन नान का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। जागृति के बाद से मार्शल स्पिरिट की रैंक तय थी, जिसे बदलना असंभव था। भले ही किन नान चमत्कारों की एक श्रृंखला को अंजाम देने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पास अपनी मार्शल स्पिरिट की रैंक को बदलने का कोई तरीका नहीं था। वेई हाओ के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, टस्क, टस्क, कितना अफसोस है। अगर तीसरा परीक्षण एक अलग परीक्षा होती तो आपके पास जीतने का मौका हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार आपके पास कोई मौका नहीं होगा। पहले राउंड में दूसरे और दूसरे राउंड में तीसरे स्थान पर आने के बाद वेई हाओ अविश्वसनीय रूप से चिड़चिड़ा था। इसलिए इस बार उसे आखिरकार किन नान को नीचा दिखाने का मौका मिला, बिना इस बात की चिंता किए कि किन नान स्थिति को पलटने में सक्षम है। वांग रूलिंग, जिसका शुरू से ही किन नान के साथ एक भयानक रिश्ता था, उसका मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट नजर के साथ उसे घूर रही थी। 5 प्रतिभागियों में से केवल हुआंग लोंग ने गहरी सांस ली। किन नान लगातार 2 चमत्कार करने में कामयाब रहा था। अगर वो तीसरे राउंड को पास कर लेता तो उसके पास चौथी परत में प्रवेश करने का मौका होता, जिसमें पहले कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया था। ये केवल एक कदम दूर था, लेकिन किन नान के लिए इस परीक्षण का सामना करना एक दुर्भाग्य था। अगर किन नान की मार्शल स्पिरिट 8वीं कक्षा के हुआंग की बजाय 10वीं कक्षा की हुआंग की रैंक की होती, तो यहां कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। हुआंग लोंग ने फिर से गहरी सांस ली। अपने दिल में मार्शल स्पिरिट को ध्यान में रखे बिना किन नान लगभग एक अपराजेय उपस्थिति थी, लेकिन वास्तविकता वास्तविकता ही रही, और ये कई बार अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी। इसके बावजूद भीड़ की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का सामना करते हुए किन नान बेहद शांत था। उसकी भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। इस बीच बूढ़ी महिला अब और इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अधीर स्वर में कहा, यदि आप लोग तुरंत परीक्षण शुरू नहीं करते हैं और मेरा समय बर्बाद करना जारी रखते हैं, तो मैं यही परीक्षण रोक दूंगी और आपके प्रत्येक परिणाम को असफल मानूंगी। वेई हाओ और हुआंग क्यू, जिन्होंने अपना अभिनय जारी रखने की योजना बनाई थी, ने यह सुनते ही तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैं पहले जाऊंगा, हुआंग लोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाते हुए कहा, और उसकी आकृति गुफा के अंदर फ्यूटन पर उतरी। इसके बाद उसकी पीठ से 9 सुनहरी किरणें निकलती देखी जा सकती थी। साथ ही एक तैरती हुई रक्त तलवार भी थी, जिसने गुफा के अंदर क्यूई को आकर्षित करने वाला एक मजबूत अवशोषण बल उत्पन्न किया। उस पल अवशोषित होने वाली क्यूई जम गई और एक ड्रैगन में बदल गई, जो बहुत तेज गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। एक प्रभावशाली साधना गति, लेकिन आप मुझे इससे नहीं हरा सकते। वांग रूलिंग की आंखें चमक उठीं। वो स्पष्ट रूप से जानती थी कि वो हुआंग क्यू और वेई हाओ के मुकाबले बेमिल थी। इसलिए उसने पहले कार्य करने का फैसला किया और उसकी आकृति दूसरे फ्यूटन पर उतरी। उसकी पीठ से भी 9 सुनहरी किरणें निकली, साथ ही एक क्रिस्टल जैसा चीनी जिथर भी। चीनी जिथर द्वारा बजाए गए संगीत के बाद न केवल क्यूई तेजी से अवशोषित हो रही थी,
बल्कि एक मोहक शक्ति भी उत्सर्जित हुई जिसने हुआंग लोंग की आकृति को घेर लिया। हालांकि परीक्षण में शारीरिक बल का प्रयोग वर्जित था, लेकिन उनकी मार्शल स्पिरिट की क्षमताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उस पल हुआंग लोंग का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि उसका चेहरा दर्दनाक और खुशनुमा भावों के बीच बदलने लगा, जिससे उसकी साधना की गति तेजी से कम हो गई। अच्छा है, बुरा नहीं है। चीनी जिथर मार्शल स्पिरिट में अपने संगीत के माध्यम से अपने दुश्मनों को लुभाने की क्षमता है। ये एक प्रभावशाली क्षमता है। हुआंग क्यू ने जानबूझकर किन नान की ओर देखते हुए अपनी प्रशंसा की और कहा, हालांकि 9वीं कक्षा के हुआंग मार्शल स्पिरिट के रूप में मेरी मार्शल स्पिरिट के सामने इसका कोई मौका नहीं है। हुआंग क्यू ने एक फ्यूटन पर उतरते ही जोर से दहाड़ लगाई। उसकी पीठ से सुनहरी किरणें निकल रही थी। मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ की मृत्यु के माध्यम से बनाई गई खंडित तलवार ने अचानक एक भयानक अवशोषण बल उत्सर्जित किया। गुफा के अंदर क्यूई जोरदार तरीके से कंपन करने लगी, जो ड्रैगन और फीनिक्स में बदल गई और उसके शरीर में घुसने से पहले एक दूसरे के साथ बेतहाशा नृत्य करने लगी। 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के बीच का अंतर तुरंत प्रदर्शित हुआ। हुआंग लोंग और वांग रूलिंग की साधना की गति लगभग 3 गुना धीमी थी, जो गुफा के अंदर क्यूई का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खींच पाई। इसका कारण यह था कि गुफा के अंदर क्यूई की मात्रा सीमित थी और अधिकांश क्यूई हुआंग क्यू की दिशा में अवशोषित हो रही थी। हुआंग क्यू, ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो जिसके पास 10वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट है। मेरी राय में तुम्हारी मार्शल स्पिरिट का जिक्र करने लायक कुछ भी नहीं है। वेई हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना पैर जमीन पर पटका और फ्यूटन पर उतर गया। इसके बाद उसके पीछे 10 सुनहरी किरणें दिखाई दी। साथ ही एक फटती हुई बैंगनी लौ भी दिखाई दी, जिससे आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। ये वेई हाओ की मार्शल स्पिरिट थी, एक फूल के आकार की लौ। यह कोई साधारण लौ नहीं थी, बल्कि इसका नाम पर्पल हार्ट फ्लेम था। ये लौ अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने पर मार्शल पूर्वज क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी जलाकर राख कर सकती थी। मेरी पर्पल हार्ट फ्लेम मार्शल स्पिरिट की मौजूदगी किसी भी मार्शल स्पिरिट को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। ये बेजोड़ है। वेई हाओ ने दहाड़ लगाई, क्योंकि पर्पल हार्ट फ्लेम मार्शल स्पिरिट ने एक अविश्वसनीय अवशोषण बल उत्सर्जित किया, जिसने गुफा के अंदर अधिकांश क्यूई को बहा दिया। उसी क्षण 2 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट्स को मुक्त कर दिया गया, जो गुफा के अंदर क्यूई को भयानक गति से अवशोषित कर रहे थे। दूसरी ओर वांग रूलिंग और हुआंग लोंग को लगा कि उनकी मार्शल स्पिरिट्स 2 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट्स की उपस्थिति में पूरी तरह से दबा दी गई थी। वे केवल धीमी गति से ही साधना कर सकते थे। वांग रूलिंग और हुआंग लोंग के चेहरों पर संघर्ष का संकेत देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों निश्चित रूप से तीसरे दौर में प्रथम आने का मौका खो चुके थे। वेई हाओ, आपकी पर्पल हार्ट फ्लेम मार्शल स्पिरिट वास्तव में काफी प्रभावशाली है। आइए देखें कि किसकी मार्शल स्पिरिट अधिक मजबूत है। हुआंग क्यू ने एक बड़ी दहाड़ लगाई। अब उनका एकमात्र ध्यान अपने योग्य प्रतिद्वंद्वी वेई हाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करना था। वेई हाओ की आंखों में भी युद्ध की गहरी भावना देखी जा सकती थी, मानो वह भी ये पता लगाना चाहता था कि उन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है, और वह दोनों के बीच की साधना की लड़ाई में पूरी तरह से डूबा हुआ था। दूसरी ओर किन नान एक बाहरी व्यक्ति की तरह था, जिसे राउंड की शुरुआत से ही पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था।